नमस्कार दोस्तों, आज हम वैदिक गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे और उसके बाद में वास्तविक संख्याओं के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, इसलिए इस क्लास का उद्देश्य यही है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से उनको यहाँ पे पहले बताया जाए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन वैदिक गणित का लेते हैं। 31 सही 1/6 गुणा 31 सही 5/6 सूत्र एकाधिक एन पूर्वेन की सहायता से इन दोनों संख्याओं को गुणा करना। मित्रों, मैं पहले बता देना चाहता हूँ, इस विधि की सहायता से उन दो संख्याओं को गुणा किया जाता है जिनमें चरम अंकों का योग 10 या 10 की घात के रूप में होता है और शेष निखिलम अंक क्या हो, समान हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि चरम अंक क्या होता है, निखिलम अंक क्या होता है। पहले ये समझा देता हूँ, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है वो भी आसानी से कर सकता है। किसी संख्या में इकाई का अंक होता है वो चरम अंक कहलाता है। यहाँ पे संख्या है 31 सही 1/6, तो इसमें इकाई का अंक हम क्या मानेंगे, 1/6 मानेंगे और इसमें इकाई का अंक 5/6 मानेंगे। इसके अलावा जो शेष अंक बच रहे 3 और 1 और इसमें 3 और 1, ये निखिलम अंक कहलाते हैं। तो इस विधि की सहायता से हम दोनों संख्याओं को गुणा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चरम अंकों का योग भी 10 की घात के रूप में आ रहा है। देखो यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ मैं, पहले हल करते हैं इसको। 31 सही 1/6 गुणा 31 सही 5/6 बराबर, देखो हल करने का तरीका क्या होता है। एक साइड में वाम पक्ष आता है और दूसरी साइड में क्या होता है, दक्षिण पक्ष आता है। राइट साइड में कौन सा, दक्षिण पक्ष। इन दोनों के अलग अलग सूत्र होते हैं। यहाँ पे मैं सूत्र नहीं बता रहा हूँ, सूत्र को बोल रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। वाम पक्ष का जो फार्मूला होता है उसका मान होता है निखिलम अंक गुणा निखिलम अंक प्लस 1। यहाँ पे निखिलम अंक क्या है, 31 है, तो यहाँ पे 31 लिखेंगे, इंटू का चिन्ह लगाएंगे, निखिलम अंक गुणा निखिलम अंक प्लस 1, यानी कि निखिलम अंक में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 32 बन जाएगा। दक्षिण पक्ष क्या होता है, चरम अंकों का गुणन होता है। दक्षिण पक्ष में क्या आता है, चरम अंकों का गुणन आता है। तो इसमें चरम अंक 1/6 था गुणा, और दूसरी संख्या में चरम अंक क्या था, 5/6, तो इनको गुणा आ जाएगा यहाँ पे। फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 31 को 32 से गुणा करेंगे। 31 को 32 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 992 आता है। ऑब्लिक 1/6 5/6 से गुणा होगा, क्या बनेगा, 5/36। दोनों को लिख दो यहाँ पे पास में, आंसर आ गया जी 992 सही 5/36। ये किसका मान है भाई, 31 सही 1/6 गुणा 31 सही 5/6। इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी अच्छा हो सके, भला हो सके। यदि आप अपने दोस्तों के सच्चे मित्र हो तो वीडियो को दबा के शेयर करना है ताकि उनको भी प्रॉफिट मिले एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का है। समीकरण यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। समीकरण देखो, मैं रंगीन पेन से आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई देगा। समीकरण में यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2 में x+2 माइनस 1/2 में x+4 बराबर 1/2 में x+3 माइनस 1/2 में x+5। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब आपको इसको हल करके x का मान बताना है कि x बराबर क्या होगा। वैदिक गणित में हमने 10 फार्मूले पढ़ रखे हैं बीजीय समीकरणों को हल करने के, तो यहाँ पे उन फार्मूलों में से ये भी एक फार्मूला है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन सा फार्मूला लगने वाला है। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा दोस्तों, कि समीकरण के दोनों पक्षों में यदि अंशों का मान समान होता है और हरों का योग बराबर होता है तो हरों के योग को 0 के बराबर रख के x का मान निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अंश तो सब में 1-1 आ रहा है, बराबर है, परंतु हरों को जोड़ के देखते हैं। x+2 और x+4 जोड़ेंगे तो x 2x प्लस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और यहाँ पे 2x+8 आ रहा है, इसलिए बराबर नहीं है। तो ये बराबर बन सकता है। माइनस की संख्या को इधर ले लेंगे, इधर वाली माइनस की संख्या को इधर ले लेंगे। हल स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। 1/2 में x+2 1/2 में x+2 माइनस 1/2 में x+4
बराबर 1/, में x प्लस 3 है माइनस 1/, में क्या x प्लस 5 है। देखो हम माइनस का ट्रांसफ़र करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, इधर वाला माइनस इधर लेंगे और इधर वाला माइनस की संख्या है इधर ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा 1/, में x प्लस 2, ये वाला माइनस इधर आके क्या बन गया प्लस का बन गया, तो x प्लस 5 हो गया बटे में, और बराबर इधर प्लस का ये था ही, और इधर वाला माइनस का इधर आएगा तो ये भी किसका बन गया प्लस का, तो क्या आ गया 1/, में x प्लस 4 आ गया, 1/, में x प्लस 4 आ गया। दोस्तों एग्जाम में आपको इसी प्रकार से करना है, साफ़ सुथरा काम करना है, पूरे में से पूरे नंबर आपको प्राप्त होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे अंश इधर भी 1-1 है, इधर भी 1-1 है, और हरों का योग क्या समान आ गया। देखते हैं भाई 2x प्लस 2 x प्लस 5 कितना हुआ 2x प्लस 7 हो गया, और इधर देखो x प्लस 3 x प्लस 4, तो जोड़ोगे कितना हो गया 2x प्लस 7 हो गया। वाह, दोनों हरों का योग क्या आ गया दोनों पक्षों में समान आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ दोनों पक्षों में हरों का योग, दोनों पक्षों में हरों का योग 2x प्लस 7 समान है, इसलिए सूत्रानुसार क्या होगा दोस्तों, सूत्र क्या है, यदि समीकरण के दोनों पक्षों में जो भिन्न है उनके अंश समान हो, हरों का योग बराबर आए, तो हरों के योग को क्या कर लेंगे हम 0 के बराबर कर लेंगे। तो 2x प्लस 7 बराबर क्या कर दोगे आप 0 करोगे। अब पक्षांतरण करना है, जो कक्षा 6 से पढ़ते आए हैं, ये 7 उधर जाएगा किसका बन जाएगा माइनस का, तो 2x बराबर क्या बना माइनस का 7 बना, और यहाँ पे जो x से मल्टीप्लाई में 2 दिख रहा है ये किस में आ जाएगा डिवाइड में आएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा -7/2, यानी कि 7/2 में 2। ये क्लियर आंसर हो गया। ये वैदिक गणित के छोटे क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, 1-1 नंबर वाले क्वेश्चनों में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं छोटा क्वेश्चन, फिर इसके बाद में हम दवजांक विधि वाला करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपने दोस्तों को दबा के शेयर करना ताकि उनका भी भला हो सके। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक, तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम। ax-1 प्लस bx-1 बराबर cx-1 प्लस dx-1। क्वेश्चन आपको साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे a इंटू x-1 प्लस b इंटू x-1 c x-1 d x-1, सभी के अंदर x-1 दिखाई दे रहा है। ये भी जो वैदिक गणित के अंदर जो बीजीय समीकरण आती है उनको सोल्व करते हैं। 10 फार्मूले मैंने बताए हैं अभी आपको, उनमें से ये भी एक फार्मूले की सहायता से सोल्व होगा। कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यदि प्रत्येक पद के अंदर x सर्वनिष्ठ है, यदि उभयनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ का मतलब उभयनिष्ठ है, यदि किसी समीकरण के प्रत्येक पद में x विद्यमान है तो वहाँ पे जो बीजीय चर होता है यानी कि x जो होता है उसका मान क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस पद में भी x-1 है, इसमें भी x-1 है, इसमें भी x-1 है और इसमें भी x-1 है। तो इसका हल स्टार्ट करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि माना x-1 बराबर कैपिटल X है। क्या मान लेते हैं x-1 को, क्या मान लेते हैं कैपिटल X मान लेते हैं। ये क्या बनेगा ax प्लस bx बराबर cx प्लस dx। ये क्या बन गया हमारे पास ax प्लस bx बराबर cx प्लस dx बन गया। तो यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, यहाँ समीकरण के प्रत्येक पद में x उभयनिष्ठ है।
यहाँ प्रत्येक पद में कैपिटल एक्स जो है वो उभयनिष्ठ है, इसलिए कैपिटल एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा सूत्र के अनुसार। सूत्र क्या कहता है, यदि प्रत्येक पद में x उभयनिष्ठ है तो x बराबर क्या होगा, 0 होगा। और x बराबर क्या था, x-1 था, तो x-1 बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो x बराबर क्या आएगा भाई, ये -1 इधर आएगा तो किसका बन गया, प्लस का 1 बन गया। ये लो जी, आपका प्रश्न कंप्लीट है, यही इसका आंसर है, x बराबर है। इस वीडियो को दबा के अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि उनका भी भला हो सके। यदि आप अपने दोस्तों के सच्चे मित्र हो, सच्चे दोस्त हो, अच्छे फ्रेंड हो, तो उन तक इस लिंक को ज़रूर पहुंचाना है आप लोगों को। वैदिक गणित का चौथा क्वेश्चन लेते हैं, 101% आने की संभावना है। ये ध्वजांक विधि से जो भाग है वो वाला क्वेश्चन है। ध्वजांक विधि की सहायता से भाग इस बार आ सकता है और ये आपके 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये 3 नंबर का आ सकता है। 4 नंबरों की आपकी टोटल प्रश्न वाली है, 3 नंबर वालों में ये आएगा। एक की क्वेश्चन की सहायता से मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ ध्वजांक विधि क्या है। 92,358 में आपको भाग देना है 151 का। कौन सी विधि की सहायता से, ध्वजांक विधि की सहायता से आपको भाग देना है, ध्वजांक विधि की सहायता से। देखो इधर हम एक साइड में भाग देंगे, एक साइड में हम संकेत लिख लेंगे। ये मैं इसको डिवाइडेड कर देता हूँ, इस पेज को, यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। इस पेज को मैं 2 भागों में बांट रहा हूँ। 2 भागों में बांटने का मतलब इसको फाड़ नहीं रहा हूँ मैं, अलग अलग नहीं कर रहा हूँ। पेन की सहायता से मैंने यहाँ पे 2 लाइनें खींच दी है। एक साइड में हम संकेत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संकेत। एक साइड में हम संकेत लिखेंगे और दूसरी साइड में हम प्रोसेस करेंगे। इधर जो संकेतों में आप जो काम कर रहे हो उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते रहेंगे और इधर उसका विवरण बताएंगे, कैसे आपने क्या किया है वो बताएंगे। तो ध्वजांक विधि में सबसे पहले हम जो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है उसको 3 भागों में बांट लेंगे ऐसे। पहला पार्ट ये हो गया आपका और दूसरा पार्ट ये हो गया। 3 हिस्से बन गए हैं। देखो यहाँ पे ये 2 लाइनें खींचने से इसके 3 पार्ट बन गए हैं। पहला पार्ट आपका ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया और तीसरा पार्ट ये हो गया है। अब इनमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो चीज़ें यहाँ पे संकेतों के माध्यम से आपको समझाएंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है भाज्य क्या है, भाजक क्या है। किस में भाग दे रहे हैं हम, 92,358 में भाग दे रहे हैं। किसका भाग दे रहे हैं, 151 का भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे जिसका भाग दे रहे हैं वो क्या है, भाजक है। तो यहाँ पे संकेतों में सबसे पहले हम लिखेंगे भाजक क्या है, 151 है। और यहाँ पे भाज्य क्या है, भाज्य क्या है, भाज्य किस में भाग दे रहे हो आप, 92,358 के अंदर भाग दे रहे हो। तो भाज्य आपका ये होगा और भाज्य क्या हो गया, 151 हो गया। बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे जो 3 पार्ट बन रहे हैं, यहाँ पे क्या आता है, ध्वजांक आता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ध्वजांक। मैंने केवल ध्व लिखा है और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम मुख्यांक लिखेंगे। ये मुख्यांक के ऊपर ध्वजांक होती है, वो घात के रूप में दिखनी चाहिए दोस्तों। अब ध्वजांक में क्या लिखे, मुख्यांक में क्या लिखें। ध्वजांक और मुख्यांक में जो लिखना होता है वो भाजक के अवयव से लिखा जाता है। तो 3 अंकों की संख्या है तो सबसे सिंपल तरीका यही होता है, इकाई का अंक आप ध्वजांक बना दो और दहाई के अंक बचे, दहाई और सैकड़ा के अंक बचे, उनको क्या बना दो, आप मुख्यांक बना दो। तो यहाँ पे मैंने इकाई का अंक 1 दिख रहा था तो मैंने उसको ध्वजांक की तरह ध्वजांक की जगह लिख दिया और मुख्यांक की जगह जो शेष 2 अंक बच रहे थे उनको यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे ये ऐसा लगना चाहिए कि 15 के ऊपर 1 घात है, इस रूप में आपको लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या आपने ध्वजांक में कितने अंक लिखे, 1 अंक लिखे हैं। तो यहाँ पे भाज्य का 1 अंक आपको तीसरे खंड में लिखना है इकाई की ओर से। तो इकाई की ओर से यहाँ पे क्या है, 8 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ओके। अब जितने भी अंक इसके बच गए, यहाँ पे ध्वजांक में 2 अंक होते तो यहाँ से 2 अंक लिखते हैं। यहाँ पे 1 अंक है तो हम इधर से क्या लिखेंगे, 1 अंक लिखेंगे। शेष बचे हुए अंकों को द्वितीय खंड में लिख देते हैं। यहाँ पे 9, 2, 3 और 5 यहाँ पे लिख देंगे। इतनी प्रोसेस हो गई है। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ इसको। तो आपने जो जो किया है वो इधर लिखना भी है। आपने ध्वजांक क्या लिया है, ध्वजांक आपने 1 लिया है। ध्वजांक क्या लिया आपने, 1। और मुख्यांक आपने क्या लिया है, मुख्यांक आपने लिया है 15। ओके, आगे बढ़ते हैं।
देखो यहाँ पे जो मुख्यांक 15 है उसका भाग देना आपको इधर, तो 9 में तो भाग जाता नहीं है, तो हम 2 अंक ले लेंगे तो 92 बनेगा। तो यहाँ पे पहली स्टेप होती है हमारी 92 के अंदर हम क्या किसका भाग देंगे, मुख्यांक का। तो यहाँ पे मुख्यांक क्या है, 15 है, तो 15 का भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 92 के अंदर हम 15 का भाग दे रहे थे, 92 के अंदर 15 का भाग दे रहे थे, 92 के अंदर 15 का भाग कितने बार गया, वो 6 बार गया, तो भागफल 6 आ गया और शेषफल कितना बचा, 2 बचा। तो जो भागफल आता है उसको हम उसी संख्या के नीचे लिख देते, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 6। और जो शेषफल आया था हमारे पास 2, उसको अगली संख्या के थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। अगली संख्या 3 थी तो 3 से आगे और उसके थोड़ा नीचे, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब देखो 2 लिखने के बाद में 2 3 के साथ मिलेगा तो क्या बन रहा है, 23 बन रहा है। और 23 क्या कहलाता है, नया भाज्य कहलाता है। 23 क्या कहलाता है, नया भाज्य कहलाता है। जब भी नया भाज्य आता है तो उसको हम संशोधित भाज्य के अंदर बदलते हैं। तो संशोधित भाज्य में बदलने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य बराबर क्या होता है, देखो नया भाज्य, फिर मैं माइनस का चिन्ह यहाँ लगा रहा हूँ, ये आगे आप समझना कि आगे है। नया भाज्य इनटू में क्या आएगा, ध्वजांक, और गुणा में क्या आएगा, भागफल। भागफल गुणा में क्या आएगा, भागफल। अब देखो नया भाज्य तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, 23 रख देंगे। ध्वजांक आपको यहाँ दिख रहा है, ध्वजांक यहाँ पे 1 दिख रहा है, और मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है 1 है। और यहाँ पे भागफल क्या है, तो भागफल अभी आपने ऊपर बताया था कि 6 है, यानी कि आप यहाँ से देख सकते हो क्या है, 6। तो चलो संशोधित भाज्य निकाल लेते हैं। नया भाज्य 23 रखेंगे, इस सूत्र में यहाँ 23 रख रहा हूँ। फिर ये माइनस का चिन्ह है जी। ध्वजांक का मान कितना है जी, ध्वजांक का मान 1 है तो 1 रखो भाई। भागफल कितना आया था, 6 आया था, तो यहाँ पे 6 रख दो। अब 23 माइनस 6 कितना बनेगा, 1 इंटू 6 6 ही तो होता है, तो 23 माइनस 6 करेंगे तो कितना आया हमारे पास, 17 आया जी। तो संशोधित भाज्य क्या बन गया हमारे पास, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य आपके पास आ गया भाई, 17 आ गया जी। संशोधित भाज्य कितना आ गया आपके पास, 17 आ गया। अब 17 आते ही हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस हमारी फिर से स्टार्ट होगी। संशोधित भाज्य के अंदर हम क्या करेंगे, संशोधित भाज्य के अंदर हम फिर से क्या करेंगे भाई, मुख्यांक का भाग देंगे। मुख्यांक कितना है हमारा, 15 है, तो 15 का भाग दो, तो भागफल कितना आने वाला है भाई, 15। 17 के अंदर 15 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 1। तो मैं भागफल को भाग ही लिख रहा हूँ, फिर डॉट लगा रहा हूँ भाई। यहाँ पे भागफल का मान 1 हो गया, और शेषफल को शेष लिख रहा हूँ, तो शेषफल का मान कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। वो की वही रीति, वो के वही रिवाज हैं, जैसा आपने ऊपर किया था वैसा ही यहाँ करना है जी। तो भागफल आया था, भागफल को हम वहीं पे नीचे लिख देंगे, कितना आया था, 1 आया था तो 1 लिख दिया जी। शेषफल कितना बचा भाई, शेषफल 2 आया था, तो 2 को अगली संख्या यानी कि 23 से अगली संख्या क्या है, 5 है, तो 5 से थोड़ा सा आगे और नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब ये 2 5 के साथ मिलकर क्या बना लेगा जी, 25 बना लेगा। तो नया भाज्य क्या बन गया जी, 25 बन गया। नया भाज्य बराबर क्या आ गया जी, 25 आ गया। अब 25 को फिर से संशोधित भाज्य के अंदर बदलना पड़ेगा। तो संशोधित भाज्य क्या बनेगा इसका, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य का सूत्र वही, एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है हमें। संशोधित भाज्य में हम मान रखेंगे, नया भाज्य कितना है, 25। यहाँ पे 25 रखा है भाई दोस्तों, 25, फिर माइनस का चिन्ह। ध्वजांक का मान 1 है। भागफल कितना आया था इस बार, 1 आया है, तो 1 गुणा 1 क्या बन रहा है, 1 ही बन रहा है। तो क्या आ गया हमारे पास, 25 माइनस 1 क्या बनेगा, 24। दोस्तों क्या आ गया, संशोधित भाज्य क्या आ गया, 24 आ गया है। मैं पेज को ऊपर लेकर आपको अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। संशोधित भाज्य 24 आ चुका है। फिर से वही रीति वही रिवाज, जैसा आपने ऊपर किया था वैसा ही यहाँ कर दो, और कुछ नहीं करना है। अब संशोधित भाज्य के अंदर फिर से किसका भाग देना है भाई, मुख्यांक का भाग देना है। मुख्यांक आपको यहाँ दिख रहा है कितना, 15। मुख्यांक तो वही रहने वाला है, 15 का भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा भाई, भागफल कितना आएगा,
भागफल को मैं भाग ही लिख रहा हूँ। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 30 तो ऊपर चला गया तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और शेषफल क्या लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, शेषफल 15 आया, 15 एक बार भाग जा रहा है तो शेषफल क्या बच गया भाई, 9 बच गया। शेषफल क्या बच गया, 9, तो शेषफल को यहाँ लिख देंगे। ओके, अब जो भागफल आया था उसको उसी तरीके से जो पहले आपने किया था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, भागफल 1 आया। और शेषफल अगले अंक के आगे लिखेंगे और थोड़ा नीचे लिखेंगे। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं, लास्ट अंक तक हम आ चुके हैं। अब लास्ट अंक तक हम पहुँच गए हैं तो आपकी प्रक्रिया लगभग समाप्त होने को है। अब आपको आगे भाग नहीं देना पड़ेगा। अब लास्ट अंक आ गया है तो यहाँ पे जो संशोधित भाज्य जो बनेगा हमारा, जो संशोधित भाज्य, ये नया भाज्य 98 बन गया। नया भाज्य 98 बना तो इस 98 की सहायता से जो संशोधित भाज्य निकलेगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि जो संशोधित भाज्य आएगा वो शेषफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे शेषफल क्या होगा, शेषफल बराबर संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य ये कब होगा, जब आपका अंक है ना वो लास्ट अंक तक पहुंच जाएगा। भाग देते देते आप लास्ट अंक तक पहुंच जाओगे तो लास्ट में जो शेषफल बचता है वो संशोधित भाज्य के बराबर बचता है। तो संशोधित भाज्य तो निकालना ही पड़ेगा भाई। तो नया भाज्य क्या बन रहा है, यहाँ पे नया भाज्य क्या बन रहा है, 98 बन रहा है। तो मैं यहाँ पे 98 लिख देता हूँ। फिर माइनस भागफल कितना आया था भाई, 1 आया था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 गुणा में क्या आएगा, 2 अंक आएगा। तो 98 माइनस 1 गुणा 1 तो 1 ही बना, तो 98 में से 1 कम होगा तो क्या आ गया, 97 आ गया। तो ये 97 आपको यहाँ लिखना है, 97 आपको यहाँ लिखना है। तो आपका आंसर हो गया। देखो दोस्तों यहाँ पे जो आ रहा है ये वाला, ये तो क्या कहलाता है, भागफल। भागफल आपने भाग दिया ना तो उत्तर ये आया आपके। और ये क्या कहलाता है आपका, शेषफल। शेषफल। तो आप अपना जो आंसर आया ना, यानी कि 92,358 में 151 का भाग देंगे तो भागफल क्या आ गया अपना, भागफल आया हमारे पास 611। और शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है अपने पास 97। ये लो जी, दशमलव विधि वाला प्रश्न पूरा हो गया। अगले वीडियो के अंदर मैं वास्तविक संख्याओं के संबंधित जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो लेकर आऊँगा। इस वीडियो को आप दबा कर अपने दोस्तों को शेयर करना। ये वीडियो पूरे राजस्थान में फैलना चाहिए दोस्तों। यही आपसे मेरी रिक्वायरमेंट है, यही आपसे मेरा निवेदन है। सभी दोस्तों को इस वीडियो का लिंक शेयर करना अधिक से अधिक। धन्यवाद।